हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार सा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। किसकी? बिस्मिल्लाह खान की, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी है। इसमें आपको पता चलेगा कि बिस्मिल्लाह खान जो है कैसे पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है फेमस हो गए, और इसी के साथ साथ शहनाई की पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे पता चलेगी कि कैसे शहनाई को सबसे पहले किसने खोजा, कैसे जो है शहनाई को बजाने की शुरुआत की गई। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता चलेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पढ़ना। एम्पायर औरंगजेब यानी कि बादशाह जो थे, बादशाह सम्राट औरंगजेब जो थे, बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर, यानी कि ये कहते हैं कि जो एम्पायर औरंगजेब थे यानी कि सम्राट औरंगजेब थे, उन्होंने बैन कर दिया था, बाधित कर दिया था द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, यानी पुंगी को बजाना बाधित कर दिया था। कहाँ पर बाधित कर दिया था? इन द रॉयल रेजिडेंस, शाही दरबार में पुंगी का बजाना जो है वो रोक दिया था, यानी कि उसको बजाने पर मना ही कर दी थी। ठीक है। फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, किस लिए? क्योंकि इसके पास क्या था? श्रिल, श्रिल का मतलब होता है तीखा, अनप्लीजेंट मतलब जो सुहाता नहीं है, जो अरुचिकर लगता है। ठीक है। साउंड यानी कि इसकी जो ध्वनि थी वो अरुचिकर थी, कर्कश इसकी आवाज़ थी, इसकी जो साउंड था वो जो है अच्छा नहीं था। पुंगी बिकेम द जेनरिक, जेनरिक का मतलब होता है कुख्यात। ठीक है। एक तो होता है फेमस, फेमस का जस्ट ऑपोजिट होता है जेनरिक। ठीक है। यानी कि कुख्यात। नेम फॉर रिडिड नॉइस मेकर, यानी कि सरकंडा बन गया था। नॉइस मेकर यानी कि शोर पैदा करने वाले, सरकंडे के रूप में माना जाने लगा था किसको? पुंगी को। यानी कि पुंगी क्या था? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन जो उससे साउंड निकलता था वो इतना मज़ेदार नहीं था, जिस वजह से जो औरंगजेब थे उन्होंने इसको शाही दरबार में जो है बजाने की मनाही कर दी थी कि शाही दरबार में ये नहीं बनाया, ये जो है नहीं बजाया जाएगा। ठीक है। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडेड नॉइस मेकर, यानी कि शोर मचाने वाले सरकंडे के नाम से जो है ये कुख्यात हो गई थी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, यानी कि शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये जो है वापिस से, रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनरुत्थान, यानी कि शायद ही किसी ने सोचा था कि इसका पुनरुत्थान होगा, यानी कि इसको दोबारा से दरबार में लाया जाएगा। ए बार्बर, बार्बर का मतलब क्या होता है? नाई, जो बाल काटने का काम करता है। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, यानी कि जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन यानी कि जो अपने पेशे से जो संगीतकार थे, उनके परिवार का ही एक नाई का काम करने वाला व्यक्ति जो था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो कि रॉयल पैलेस यानी कि शाही दरबार में एक्सेस यानी कि पहुंच रखता था, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने ये डिसाइड किया कि मैं पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, टोनल मतलब उसकी ध्वनि की जो जो उसकी क्वालिटी है, ठीक है, उसको थोड़ा सा वो सुधारेगा और उसको ऐसा बनाएगा कि उसमें से जो साउंड निकले वो अच्छा निकले। ठीक है। कर्कश ना लगे, वो सुनने में अच्छी लगनी चाहिए। ठीक है। ही चूज ए पाइप, उसने क्या किया? एक पाइप ली विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उसने क्या किया कि हॉलो मतलब खोखला, स्टेम मतलब तना, उसने एक खोखला तना लिया जो कि लॉन्गर यानी कि लंबा था, ब्रॉडर यानी कि चौड़ा था। किससे? पुंगी से। ठीक है। तो वो कहते हैं कि उसने क्या किया? एक हॉलो स्टेम ले लिया, यानी कि जो है खोखला तना ले लिया, दैट वाज लॉन्गर जो कि बड़ा था, एंड ब्रॉडर देन द पुंगी जो कि पुंगी से चौड़ा भी था, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उस ये जो पाइप उसने ली, जो उसने स्टेम ली, तना लिया, उसके ऊपर उसने 7 छेद कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने उनको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, यानी कि जब उसने उस पर हाथ रखते हुए कुछ को बंद करके कुछ छेदों को खोल करके जब उसने उसको बजाया तो एक बहुत ही अच्छी और मधुर ध्वनि जो है वहाँ पर उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, यानी कि उसने जो है जो रॉयल्टी थी यानी राज परिवार जो था उसके सामने उस ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसने बनाया था वो बजा करके दिखाया और सारे के सारे उससे इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू गिवन ए न्यू नेम। ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से थोड़ा सा अलग था, इसलिए इसको एक नया नाम देना ज़रूरी था। एज द स्टोरी गोज, और जैसे कि कहानी हुई, यानी कि कहानी कुछ इस प्रकार हुई। सिंस, क्योंकि इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, क्योंकि ये सबसे पहले किसके कक्ष में, चैम्बर मतलब कक्ष, किसके कक्ष में बजाया गया था, शाह यानी कि बादशाह के कक्ष में बजाया गया था। वॉज प्लेड बाय ए नाई, और एक नाई यानी कि बार्बर से द्वारा जो है बनाया गया था और उसी के द्वारा जो है बजाया गया था। और किसके कक्ष में बजाया गया था, शाह के कक्ष में बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसलिए जो शहनाई है उसका नाम शहनाई जो है बना। क्यों? क्योंकि वो नाई द्वारा खोजी गई थी, नाई द्वारा बजाई गई थी, और सबसे पहले कहाँ बजाई गई थी, शाह के कक्ष में यानी बादशाह के कक्ष में बजाई गई थी, सम्राट के कक्ष में बजाई गई थी, इसलिए उसका नाम शहनाई पड़ा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हमें आज पता चली, ठीक है। तो पुंगी और शहनाई के आपको जो है यहाँ पर पिक्चर्स दे रखी हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, यानी कि जो शहनाई का जो साउंड था, शहनाई की जो ध्वनि थी वो मांगलिक मानी जाती है। और आपने देखा होगा, मूवीज़ में तो ज़रूर देखा होगा कि जैसे कोई शादी का सीन आता है तो वैसे ही शहनाई सुनने लगती है आपको, है ना। तो आपके दिमाग में वो ट्यून याद आ गई होगी, है ना, बज रही होगी आपके कानों में कि कैसे जब भी मूवीज़ में आप देखते हो कि कोई शादी का सीन आ रहा है तो जैसे ही शादी का सीन होता है वैसे ही आपको एक ध्वनि सुनाई देती है, और वो किसकी होती है, सिंपल सी बात है, शहनाई की होती है। एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी वजह से, क्योंकि उसकी जो ध्वनि थी वो मांगलिक थी, इसी वजह से इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसीलिए वो है आज भी कहाँ बजाई जाती है, टेम्पल्स में बजाई जाती है। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है परम आवश्यक कंपोनेंट, यानी कि परम आवश्यक अवयव है किसका, ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। ये देखिए आ भी गया कि ये नॉर्थ इंडिया में अगर कोई शादी होती है तो उसका एक ऐसा अवयव है जो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इन द पास्ट, अगर पास्ट की बात की जाए, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट मतलब शाही दरबार। तो ये क्या कहना चाहता है कि पुराने टाइम में क्या होता था कि आजकल तो वेडिंग्स वगैरह में बजाने लग गए हैं एक्चुअली, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत। नौबत क्या होता है, शहनाई जो है नौबत का हिस्सा होती थी। और नौबत क्या होता था कि शाही दरबार में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे जो वहाँ पर बजाए जाते थे, और उन इंस्ट्रूमेंट्स की संख्या कितनी होती थी, 9, और उन 9 में से एक जो था वो शहनाई था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि जब भी असेंबली लगती थी, जब भी वहाँ पर कोई भी सभा होती थी, सम्राट कोई भी सभा लेते थे, तो उस समय में जो है 9 इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, ठीक है, मांगलिक कार्य में बजाए जाते थे, उनके स्वागत में बजाए जाते थे। तो उन 9 में से एक क्या था, शहनाई था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है। द credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसको, ये जो इंस्ट्रूमेंट पहले दरबार में बजाया जाता था, इसको शास्त्रीय संगीत में इतना फेमस बनाने का काम किसने किया, ये काम किया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एज ए 5 ईयर ओल्ड, यानी कि जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। यानी कि जब जो है बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो वो एक तालाब के किनारे जो है गिल्ली डंडा खेला करते थे। कहाँ पर खेला करते थे, प्राचीन रियासत जो थी डुमराव, यानी बिहार की जो डुमराव रियासत थी, वहाँ पर जो है एक तालाब के किनारे जब ये 5 साल के थे तो ये गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहार जी टेम्पल, यानी कि वो नियमित रूप से रोजाना जो है बिहार जी टेम्पल जाते थे, बिहार जी के मंदिर जाते थे, टू सिंग द भोजपुरी चैत, यानी कि वहाँ पर गाया जाने वाला एक भोजपुरी कोई भक्ति गीत था चैत जिसका नाम था, उसको गाने के लिए वो वहाँ पर जाते थे। एट द एंड ऑफ विच, जब उसकी समाप्ति होती थी, ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg,
यानी कि 1.25 kg का बड़ा सारा लड्डू उनको मिलता था। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, वहाँ के जो लोकल महाराजा थे, उनके जो स्थानीय महाराजा थे, वहाँ के जो राजा थे, उनके द्वारा ये प्राइज दिया जाता था, ठीक है, उस गाने वाले को, ठीक है, जो कि कौन होते थे, बिस्मिल्लाह खान होते थे, ठीक है। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, लेकिन ये तब की कहानी है जब 80 साल पुरानी कहानी है, जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के हुआ करते थे, ठीक है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और अब तक ये जो लड़का था, ये जो बालक था, इसने बहुत लंबी यात्रा तय की थी और अब जो है उसे भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है द भारत रत्न से वो सम्मानित हुए थे। यानी कि ये जो राइटर है, ये जो ऑथर है, जिसके बारे में जो है इसने ये चैप्टर लिखा है, किसके बारे में लिखा है, बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि अब तो वो जो है भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं, लेकिन मैं गुल्ली डंडा खेलने वाली बात जो है वो कर रहा हूँ लगभग 80 साल पहले की, जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के हुआ करते थे, ठीक है। तो अब हमें बिस्मिल्लाह खान की पूरी स्टोरी ऑथर बताने जा रहा है। बोर्न ऑन 25 मार्च 1916, यानी कि 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, यानी कि वो 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान जो थे वो एक म्यूजिशियन फैमिली जो थी बिहार की, उससे बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी रसूल बख्श खान जो थे, वो द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट, यानी कि भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में वो शहनाई नवाज थे, यानी शहनाई बजाने वाले जो होते हैं जो है उस पद पर जो है वो थे, ठीक है। हिज फादर पैगंबर बख्श, उसके जो पिता थे पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, यानी कि उसके जो पैतृक पूर्वज थे, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, और जो उसके पूर्वज थे वो भी बहुत अच्छे शहनाई के प्लेयर्स थे, शहनाई बजाते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन द लाइफ, यानी कि ये जो छोटा बालक है इसने जल्दी ही अपनी ज़िंदगी में म्यूजिक को अपना लिया। एट द एज ऑफ 3, यानी कि 3 साल की उम्र में, when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, यानी कि जब वो 3 साल के थे और उनकी माता जी उनको ननिहाल में लेकर के गई, अपने मामा के घर लेकर के गई। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिसिंग द शहनाई, वो जो है फैसिनेटेड हो गए थे, यानी कि मोहित हो गए थे जब वो अपने मामा जी को शहनाई बजाते हुए देखते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श, और जल्दी ही उन्होंने अपने जो मामा जी हैं अली बख्श, उनका जो है साथ देना शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर जो है अली बख्श को शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था, वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान भी उनके साथ जाकर के उनको कंपनी देने लग गए, यानी कि उनका साथ देने लग गए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, यानी कि अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह जो है उनके पास बैठ करके उनको कैपिटेटिवली यानी मंत्रमुग्ध होकर उनमें खो करके उनको शहनाई बजाते हुए देखते थे, यानी कि उनको बहुत आनंद आता था, उनको बहुत मज़ा आता था शहनाई बजाते हुए उनको देखना और शहनाई की आवाज़ को सुनना। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन द प्लेइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और जल्दी ही उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के, ठीक है, पाठ लेने शुरू कर दिए, लेसन्स लेने शुरू कर दिए। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, यानी कि वो पूरे दिन जो है उनकी प्रैक्टिस करते रहते थे पूरे दिन। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अपेरेंटाइज फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन द सॉलिट्यूड, यानी कि ये जो है इस लड़के के फेवरेट स्थान बन गए, कौन से, मंगला मैया और बालाजी का मंदिर और बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, यानी कि गंगा नदी के किनारे बैठना उनको बहुत अच्छा लगता था। ये उनके फेवरेट हॉन्ट्स यानी कि उनकी मन
मनपसंद जगह बन गई थी, क्योंकि वहाँ पर वो बैठ करके शहनाई को आराम से बजा सकते थे, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस कर सकते थे सॉलिट्यूड यानी कि अकेले में बैठ करके, ठीक है। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंटेड राग्स, यानी कि जो गंगा नदी के बहने की जो आवाज़ होती थी, जो पानी की लहरों की आवाज़ होती थी, वो उनको मोटिवेट करती थी कि वो नई नई राग जो है वो शहनाई के माध्यम से बजाए, शहनाई में नई नई रागें वो है बजाए। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जिन्होंने शहनाई की रेंज को बढ़ा दिया, ठीक है, यानी कि शहनाई को विस्तार रूप दे दिया कि जो मतलब ऐसा नहीं माना जाता था कि ये धुन भी शहनाई पर बजाई जा सकती है। उन्होंने ऐसी ऐसी धुन जो है गंगा नदी के किनारे अकेले में बैठकर शहनाई पर बजा करके दिखाई, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने क्या कर दिया कि जो रागे शहनाई पर बजाना नामुमकिन लगता था, उनको उस पर बजा करके शहनाई को क्लासिकल म्यूजिक में जगह दिलाई, ठीक है। एट द एज ऑफ 14 यानी कि जब वो 14 साल के थे, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, यानी कि जब वो 14 साल के थे तो वो अपने अंकल, अपने मामा जी के साथ अलाहाबाद की म्यूजिक कॉन्फ्रेंस यानी कि संगीत सभा में शामिल हुए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, यानी कि जब उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, जब उनकी प्रस्तुति खत्म हो गई थी, उस्ताद फैयज़ खां, वहाँ पर उस्ताद फैयज़ खां भी थे, तो उस्ताद फैयज़ खां ने क्या किया, पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, यानी कि उन्होंने उस छोटे बच्चे की पीठ थपथपाई और उसे कहा कि वेल डन, ये करते रहो, तुम इसे कर सकते हो, ठीक है। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, यानी कि जैसे ही ऑल इंडिया रेडियो स्थापित हुआ लखनऊ में, ठीक है, 1938 में, तो ये बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा अवसर उनको मिला था। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, यानी कि वो जल्द ही, बहुत जल्द जो है ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से वो जल्द ही आम तौर पर रेडियो पर सुनाई देने वाले शहनाई वादक बन गए। तो ये इनके बारे में खास बात थी, ठीक है। When India gained independence on 15th of August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई, कि जैसे ही इंडिया जो है आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूरे देश को शहनाई बजा करके बधाई दी थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि शहनाई बजा करके उनका अभिवादन करने वाला, उनका ग्रीट करने वाला, उनका स्वागत करने वाले पहले इंसान थे। He poured his heart out into राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस, यानी कि उन्होंने रेड फोर्ट पर जब भारत को आज़ादी मिली तो लाल किले में उन्होंने जो राग काफ़ी गाई, उसमें तो उन्होंने अपना हृदय जो है भारतीयों के सामने ला करके, यानी कि भारतीयों के सामने रख दिया, यानी कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स राग काफ़ी में बजा डाली, ठीक है। विच इंक्लूड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, यानी कि इसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपनी जो पूरे भारत में जो फेमस स्पीच थी, जो उन्होंने भारत जिस दिन आज़ाद हुआ था तो उस दिन उन्होंने एक स्पीच दी थी, भाग्य से मुलाकात, उस स्पीच का नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो बाद में उन्होंने जब स्पीच दी तो उससे पहले जब बिस्मिल्लाह खान ने जो है अपनी शहनाई बजाई, तो उन्होंने जो राग गाई जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है राग काफ़ी, तो उन्होंने जो है अपने हृदय की भावनाओं को अपनी ऑडियंस के सामने, श्रोताओं के सामने उड़ेल दिया, यानी कि उनके सामने जो अपनी भावनाएं रख दी, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, उन्होंने अपनी शानदार और यादगार प्रस्तुतियाँ भारत में और विदेश में दी, ठीक है, भारत में भी थे और विदेश में भी उनका बहुत नाम हुआ था, ठीक है। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, उनकी जो पहली विदेश यात्रा थी वो अफगानिस्तान में थी। वेयर किंग जाहिर शाह, जहाँ के राजा जो थे जाहिर शाह, वो सो टेकन इन बाय द मोइस्ट्रो, यानी कि वो उस्ताद से काफ़ी जो है प्रसन्न हुए थे, उनसे जो है काफ़ी मोहित हुए थे। दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर
अदर सुवनियर्स, यानी कि वो जो है इतना प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने जो प्राइसलेस अमूल्य पर्शियन कारपेट, यानी कि जो ईरानी जो कारपेट यानी कि जो गलीचे थे, ठीक है, वो भी उनको जो है उपहार स्वरूप दे दिए थे। इतना उनसे प्रसन्न हुए थे। और इसी के साथ साथ बहुत सारे सुवनियर्स, यानी कि बहुत सारे स्मृति चिन्ह भी उनको भेंट किए थे। ठीक है, तो ये थोड़े हार्ड वर्ड्स हैं, तो इनकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको अच्छे से सीखनी है। और साथ के साथ अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप जो है इनके वर्ड मीनिंग्स भी साथ में लिख करके चलिए। ठीक है, अगर आपने वर्ड मीनिंग्स पर काम कर लिया तो आपकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, The king of Afghanistan was not only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह म्यूजिक, यानी कि सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही ऐसे नहीं थे जो मोहित हो गए थे बिस्मिल्लाह खान की राग पर, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड, यानी कि फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट थे वो भी इनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड थे, काफ़ी प्रसन्न थे। was so impressed after hearing बिस्मिल्लाह's play at a festival, उन्होंने एक त्यौहार में बिस्मिल्लाह को गाते हुए बजाते हुए सुना था, शहनाई बजाते हुए, प्ले करते हुए शहनाई को उन्होंने सुना था। That he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई, यानी कि वो इतने उनसे फैसिनेटेड हुए, इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक फिल्म का नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द फिल्म वॉज ए हिट, और वो फिल्म जो है वो काफ़ी पसंद आई लोगों को। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, यानी कि बिस्मिल्लाह खान की ही एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, यानी कि पूरे देश में जो उसने जो है रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे के सारे। जो उनकी रचना थी, उनकी कंपोजिशन थी, जब वो वहाँ पर बॉलीवुड में आई। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जब उनकी इतनी ज़्यादा सफलता उन्हें मिली, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर शनदी अपन्ना, यानी कि उनकी जो है केवल 2 ही रचनाएं जो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दी। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, फिर भी उन्होंने केवल 2 ही रचनाएं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को दी। तो ऐसा क्यों हुआ? आई जस्ट can't come to term in my artificiality and glamour to the film world, he says with emphasis। वो जो है पूरे जोरदार ढंग से ये कहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री जो है उसमें जो दोगलापन है, जो आर्टिफिशियलिटी है, जो बनावटीपन है, और जो तड़क भड़क है, जो ग्लैमर है फिल्म्स का, फिल्म वर्ल्ड का जो ग्लैमर है, जो तड़क भड़क है, मैं उसमें नहीं ढल सकता हूँ। तो ये बात वो जोर दे करके कहते थे कि मैं ये जो है इनकी तड़क भड़क वाली जो ज़िंदगी है उसमें नहीं रह सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने फिर फिल्म जगत में काम करना छोड़ दिया था। ठीक है, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन कम थिक एंड फास्ट, यानी कि उनके जो है जो रिकॉर्ड्स थे, जो अवार्ड्स थे, जो उनकी उपलब्धियाँ थी, वो धीरे धीरे बढ़ती गई। और क्या हुआ? बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल, यानी कि वो जो है पहले भारतीय बन गए जिनको प्रतिष्ठित लिंकन सेंट्रल हॉल जो था इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर इनको प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन ऑफ मॉन्ट्रियल इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, यानी कि ये कुछ मेले और कुछ समारोह की बात की गई है जहाँ पर उन्होंने जो है इसमें भी हिस्सा लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी जाने माने बन चुके थे। दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, इतने फेमस हो गए थे कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम बना है, वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यानी कि एक जो है वहाँ पर ऑडिटोरियम इनके नाम पर बना हुआ है। कहाँ पर? तेहरान में बना हुआ है, जिसका नाम है ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, तो ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है, हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि बिस्मिल्लाह खान हमारी कंट्री, हमारे इंडिया के अंदर हुए। ठीक है,
National awards like the Padam Shri and the Padam Bhushan and the Padam Vibhushan were conferred on him, यानी कि उनको ये जो है अवार्ड्स भी दिए गए। In 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न, यानी कि इसकी बात पीछे भी जो है आई थी कि उनको जो है 2001 के अंदर भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो था भारत रत्न वो दिया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, यानी कि ये जो ललचाने वाला जो अवार्ड था, यानी कि हर किसी को नहीं मिलता है, हर कोई जो है इनको पाने की इच्छा रखता है, तो ये जो अवार्ड्स जो थे उनकी छाती पर थे, यानी कि उनके पास में थे, ठीक है। एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, उनकी जो आंखें थी वो प्रसन्नता से चमक रही थी, उनकी आंखों में हल्के हल्के आंसू जो है वो हमें दिखाई दे रहे थे। ही सेड, और तब उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को भी संगीत सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये जो है हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, अब तो है पश्चिम के लोग भी हमसे म्यूजिक सीखने के लिए आ रहे हैं। तो ये बातें किसकी थी? बिस्मिल्लाह खान की थी, और वास्तव में उन्होंने ये करके दिखाया था कि पश्चिमी के जो लोग थे, पश्चिमी सभ्यता के जो लोग थे, वो बिस्मिल्लाह खान से म्यूजिक सीखना चाहते थे, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया के, हालांकि वो चक्कर लगा चुके थे, पूरी दुनिया उन्होंने घूम ली थी। खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब उनको ये जो है लाड से, प्यार से जो है भारतीय लोग जो है पुकारा करते थे, और भारतीय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें बहुत ही प्यार से खान साहब के नाम से जाना जाता था। इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम टू मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। वो फिर भी, हालांकि पूरी दुनिया को घूम चुके थे, फिर भी वो कहना चाहते हैं कि वो जो है उनको बनारस और डुमराव जो थे उनसे खास लगाव था, और वो जो एंड रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन इन द वर्ल्ड, और ये जो जगह है वो पूरे वर्ल्ड में उनके लिए सबसे खूबसूरत और सबसे लगाव जो था इन्हीं जगह से था, ठीक है। यानी कि वो उनको सबसे वंडरफुल जगह लगती थी। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन यूएसए, उन्हीं के एक शिष्य ने, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी कहानी आपको पता लग रही है, एक बहुत ही अच्छा सा कि आपको फीलिंग पता चल जाएगी कि बिस्मिल्लाह खान जो है इंडिया से कितना प्यार करते थे। तो इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ आपको यहाँ पे पता चलेगी। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन यूएसए, यानी कि उनके एक स्टूडेंट ने कहा कि आप यूएसए के अंदर एक शहनाई स्कूल खोलिए, जहाँ पर आप लोगों को शहनाई बजाना सिखाइए, यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमोस्फियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और बिस्मिल्लाह खान से ये कहा कि आप मुझे वायदा कीजिए कि आप यूएसए में जाकर के रहेंगे, वहाँ पर एक स्कूल खोलेंगे शहनाई वादन का, और वहाँ पर यूएसए में जाकर के उस जगह को भी, यहाँ की जो कलाकृतियाँ, यहाँ के जो मंदिर हैं, रिप्लिकेटिंग यानी कि उनकी हूबहू नकल करके उसको भी बनारस के जैसा ही बना दीजिए। लेकिन पता है खान साहब ने फिर क्या जवाब दिया? बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट गंगा रिवर एज वेल, कि ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि आप बनारस की जैसी कलाकृति वहाँ पर बना दीजिए और बनारस के जैसा ही माहौल आप यूएसए में आकर के बना दीजिए। तब बिस्मिल्लाह खान ने जवाब दिया, मैं बना तो दूंगा, लेकिन क्या तुम वहाँ पर गंगा नदी लेकर के आ पाओगे? यानी कि उन्होंने कहा कि क्या पवित्र गंगा नदी भारत को छोड़ करके आप वहाँ पर ला सकते हो क्या? अगर आप वहाँ पर गंगा नदी ले आओगे तो मैं भी वहाँ पर बनारस बना दूंगा, ठीक है। Later he is remembered to have said, that is why whenever I have in a foreign country, यानी कि तब उन्होंने कहा कि जब मैं किसी विदेश की कंट्री में होता हूँ, किसी और देश में होता हूँ, I keep yearning
टू द हिंदुस्तान, मैं जो है ललक रखता हूँ, लालसा रखता हूँ भारत में आने की। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, और तब मैं बनारस के बारे में सोच रहा होता हूँ। एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा नदी के बारे में सोच रहा होता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस के अंदर होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ द डुमराव, और तब मैं डुमराव का मट्ठे को मिस करता हूँ। मट्ठा आपको पता है, अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आपको मट्ठा का पता होगा कि जो है बनारस के डुमराव जो है वहाँ का फेमस मट्ठा है। मट्ठा लस्सी को ही बोला जाता है, तो उनकी फेवरेट लस्सी जो थी वो कहाँ की थी, डुमराव की थी। ठीक है, तो चलिए लास्ट पैराग्राफ इसका पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल, कि उनकी जो ज़िंदगी है वो एक बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है, परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ द रिच, रिच यानी कि समृद्ध, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, हेरिटेज यानी कि विरासत, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है बिस्मिल्लाह खान की जिंदगी। ठीक है, वन दैट, वो एक ऐसी जिंदगी यानी कि ऐसा उदाहरण है, एक ऐसा उदाहरण है जो कि हमें बताता है एफर्टलेसली एक्सेप्ट, जो है यानी कि एफर्टलेसली यानी कि बिल्कुल सहजता से ये जो है स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है दैट ए डिवोटेड मुस्लिम, कि एक धर्मपरायण जो कि अपने धर्म के प्रति बहुत ही डिवोटेड है, ऐसा मुसलमान लाइक हिम, उन जैसा एक ऐसा मुसलमान कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, यानी कि उनके जैसा जो कि धर्मपरायण मुसलमान है वो इतनी जो है बिल्कुल नेचुरल तरीके से बिना किसी भेदभाव के रोज सुबह जो है वो काशी के विश्वनाथ मंदिर के अंदर शहनाई बजाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो बात बात पर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो उनके लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है उनके लिए कि वो जो है मुसलमान होते हुए भी वो जो है भेदभाव नहीं करते थे। उनकी फीलिंग्स ऐसी थी कि वो रोज सुबह जो है शहनाई बजाते थे काशी विश्वनाथ मंदिर में। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में जो है आपको सारी की सारी जानकारी पता चली। तो बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान थे और डेफिनेटली आपको प्राउड फील हो रहा होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, यानी कि औरंगजेब ने पुंगी को बजाने पर जो है क्यों प्रतिबंधिता लगा दी, यानी कि क्यों प्रतिबंध लगा दिया, क्यों मनाही उनको दे दी। तो आप कह दोगे सिंपल सी बात है, पुंगी की आवाज़ अच्छी नहीं थी, उनके जो साउंड्स थे वो अच्छे नहीं थे, वो कर्कश लगा करते थे, इस वजह से पुंगी को बैन कर दिया गया शाही दरबार में बजाने से। तो आप कह दोगे पुंगी वॉज रीडेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये जो है एक सरकंडे की बनी होती थी। रेडेड यानी कि सरकंडे की बनी होती थी, यानी कि सरकंडे से बना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। व्हेन प्लेड, जिसको जब बजाया जाता था, द पुंगी प्रोड्यूस्ड ए श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, यानी कि एक तीखा और कर्कश आवाज़ ये जो है पैदा करती थी। औरंगजेब डिड नॉट लाइक इट्स हार्श साउंड, हार्श मतलब कर्कश, औरंगजेब को इसकी जो कर्कश आवाज़ थी वो पसंद नहीं थी। सो ही बैंड हीज प्लेइंग इन हिज पैलेस, तो इसलिए उन्होंने अपने दरबार में इसे बजाने से रोक लगा दी, अपने पैलेस यानी कि अपने महल में इसको बजाने से रोक लगा दी कि ये जो है मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो ये आज के बाद नहीं बजाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि राजा थे तो कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, यानी कि शहनाई जो है वो पुंगी से डिफरेंट कैसे होती है। तो इसमें थोड़ा सा बताया गया कि वो काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी ब्रॉडर भी होती है और उसकी आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो आप कह दोगे बोथ द पुंगी एंड द शहनाई आर मेड फ्रॉम ए होलो स्टेम, यानी कि दोनों ही एक जो है खोखले तने से बनी है। बट द शहनाई इज मेड फ्रॉम ए ब्रॉडर एंड लॉन्गर स्टेम, लेकिन जो शहनाई बनी है वो एक चौड़े और लंबे स्टेम से बनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द शहनाई हैज़ 7 होल्स, शहनाई के 7 जो है होल्स होते हैं, उसके जो है 7 छेद होते हैं। अनलाइक द पुंगी,
पुंगी की तरह नहीं होते, 7 उसमें छेद होते हैं। द शहनाई प्रोड्यूस्ड स्वीट एंड मेलोडियस म्यूजिक, यानी कि उसके भी हालांकि 7 छेद होते हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही अच्छी आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस करती है, बहुत ही मधुर आवाज़ वो जो है उसे सुनाई देती है, ठीक है, बहुत मधुर आवाज़ वो उत्पन्न करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, यानी कि ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से कहाँ कहाँ पर शहनाई बजाई जाती है। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, बिस्मिल्लाह खान ने इसको कैसे चेंज कर दिया। तो सिंपल सी बात है, ट्रेडिशनल वे में ये शादी ब्याह में जो है, शादी विवाह में जो है बजाई जाती है नॉर्थ इंडिया के अंदर, और उसके अलावा मांगलिक कार्यों में जैसे कि मंदिर में बजाई जाती है। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कुछ ऐसी राग इस पर बजाई, कुछ ऐसी रागें बजाई कि इसको जो है वो क्लासिकल लेवल पर लेकर के आ गए, शास्त्रीय संगीत में इन्होंने इसको स्थान दिलाया, ठीक है। तो आप कह दोगे ट्रेडिशनली द शहनाई वॉज प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स, शाही दरबार में बजाई जाती थी, टेम्पल्स यानी कि मंदिरों में, एंड वेडिंग सेरेमनीज विवाह समारोह में बजाई जाती थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रोड्यूस्ड न्यू राग्स, उन्होंने कुछ ऐसी नई नई रागें बनाई दैट अर्लियर थॉट टू बी बियॉन्ड द राग्स ऑफ द शहनाई, जो कि शहनाई से जो बजने वाली रागें थी उनके क्षेत्र से जो बहुत दूर मानी जाती थी, उन रागों को भी शहनाई पर उन्होंने बजा करके दिखाया, यानी कि ही रेज्ड इट्स प्लेइंग टू क्लासिकल लेवल, यानी कि वो इसे जो है शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के स्तर में ले आए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज When and how did Bismillah Khan get his big break, यानी कि उनको जो है बहुत बड़ा मौका कब मिला। तो सिंपल सी बात है कि जब बिस्मिल्लाह खान जो है यानी कि ऑल इंडिया रेडियो जब लखनऊ में स्थापित हुआ था, उसकी ओपनिंग हो गई थी, तो तब बिस्मिल्लाह खान ऑल इंडिया रेडियो पर भी आने लगे थे, तो तब वो काफ़ी फेमस हो गए थे, है ना। तो आप लिख देंगे बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938 विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, ठीक है। ही गॉट ए चांस टू प्ले द शहनाई ऑन रेडियो, उनको रेडियो पर शहनाई बजाने का मौका मिला। ही ब्रॉट हिम फेम एंड दिस ब्रॉट हिम फेम एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि उन्होंने ये जो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर शहनाई वादन का काम शुरू किया, तो इससे उन्हें फेम मिली, ठीक है, और साथ ही साथ बहुत ही बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, अवसर मिले, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि मिलना, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15th of August 1947, वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक। तो सिंपल सी बात है, हिस्टोरिक क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे देश को आज़ादी मिली थी, तो बिल्कुल हिस्टोरिक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि उस दिन क्या हुआ था, क्या ऐतिहासिक घटना हुई थी कि हमारा भारत आज़ाद हुआ था, और इन्होंने कहाँ पर अपना जो है जो राग काफ़ी है वो बजाई थी। तो आप कह दोगे इन्होंने लाल किले के अंदर रेड फोर्ट में बजाई थी। तो आप कह देंगे ऑन अगस्त 1947 15th of August 1957 Bismillah Khan played the Rag Kafi on his Shehnai from the Red Fort, लाल किले से बजाई थी। India got independence on that day. He played the Shehnai to mark the new beginning of India, कि भारत की एक नई शुरुआत का उन्होंने जो है चिन्हित करते हुए, इसका जो है संदेश देते हुए उन्होंने जो है इस तरह की राग बजाई थी। And celebrated the historic day of India's independence with his fellow Indians, thus the event was a historic war, और उन्होंने जो है अपनी आज़ादी का जश्न मनाया था अनेकों भारतीयों के साथ। तो ये जो है ये मौका सिंपल सी बात है कि ऐतिहासिक इनके लिए था, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट हमारे 2 ही क्वेश्चन रहे हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन USA, उन्होंने USA के अंदर शहनाई स्कूल जो है बनाने के लिए क्यों मना कर दिया। तो सिंपल सी बात है, वो स्टोरी आपने सुनी थी कि बिस्मिल्लाह खान ने कहा था कि मैं वहाँ पर बनारस जैसा माहौल तो बना दूंगा, लेकिन क्या आप वहाँ पर गंगा नदी लेकर के आ जाओगे क्या, ठीक है। तो आप लिख दोगे बिस्मिल्लाह खान विजिटेड मैनी कंट्रीज,
कि उन्होंने बहुत सारे देशों की यात्रा की, बहुत सारे देशों में वो घूमे, बट ही ऑलवेज यर्न टू कम बैक टू इंडिया, यानी कि वो हमेशा जो है भारत में आने की लालसा रखते थे, बिकॉज ही वुड नॉट लिव अवे फ्रॉम हिंदुस्तान, क्योंकि वो हिंदुस्तान से दूर नहीं रह सकते थे। ही लव्ड बनारस, वो बनारस से बहुत प्यार करते थे, इट्स टेम्पल्स, उसके मंदिर, द गंगा एंड द मठ ऑफ द डुमराव, यानी कि डुमराव के मठे को वो बहुत पसंद करते थे। सो ही रिफ्यूज्ड टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन यूएसए, तो इसलिए उन्होंने यूएसए में शहनाई स्कूल जो है बनाने से मना कर दिया। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को करने से पहले वापस से जो है अपने चैप्टर के लास्ट जो है 25 नंबर पेज पर आ जाइए, जहाँ पर आपका 13 नंबर जो है पैराग्राफ है, उससे जस्ट ऊपर एक बॉक्स में आपको जो है कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो उसको पढ़ते हैं, फिर हम लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर शेखर गुप्ता है, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे थे बिस्मिल्लाह खान से, तो बिस्मिल्लाह खान ने उसका क्या जवाब दिया, तो इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है, तो फटाफट से इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। व्हेन पार्टीशन हैपेंड, यानी कि शेखर गुप्ता पूछ रहे हैं व्हेन पार्टीशन हैपेंड, पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि जब बंटवारा हुआ, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, डिड नॉट यू एंड योर फैमिली थिंक टू मूविंग टू पाकिस्तान, कि आप जो है मुसलमान हैं, तो क्या आपने कभी भी पाकिस्तान जाने का नहीं सोचा क्या? तो आप सोचिए कि क्या कभी बिस्मिल्लाह खान ऐसा सोच सकते हैं, जो मंदिर में बजा रहे हैं, जो भारत से, जो बनारस से इतना प्यार करते हैं, कि क्या वो भारत को छोड़ करके जाने की बात सोच सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो यही बिस्मिल्लाह खान ने क्या जो है आंसर किया, गॉड फॉरबिड, यानी कि भगवान मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मी लीव बनारस, मैं और बनारस को छोड़ करके जाऊँ, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया ज़रूर था, यानी कि बंटवारे के बाद जो है मैं एक बार पाकिस्तान में मैंने कदम ज़रूर रखा है। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से, मैं जो है बॉर्डर पार गया था सिर्फ इतना कहने के लिए। आई हैव बीन टू पाकिस्तान, की मैं पाकिस्तान की यात्रा कर चुका हूँ, यानी कि मैं सिर्फ यात्रा करने के लिए पाकिस्तान गया था। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए रुका। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, मैंने वहाँ पर पाकिस्तान के जो लोग थे, पाकिस्तानी जो लोग थे, उनको तो नमस्कार बोला, और जो इंडियंस थे उनको सलाम अलैकुम बोलता हूँ। आई हैड ए गुड लाफ, और मैं इसके बाद खूब हंसता हूँ, यानी कि मैंने पाकिस्तान में जाकर के उनको सलाम अलैकुम कह करके ये एहसास नहीं करवाया कि मैं मुसलमान हूँ या ऐसा कुछ। उन्होंने वहाँ पर जाकर के नमस्कार किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे धर्म से ऊपर उठ करके मेरा देश है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यही जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलिए फटाफट से लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसी पर आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टेंट्स इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस, कि जो पूरा चैप्टर आपने पढ़ा उसमें से कोई भी 2 इंस्टेंट्स, कोई भी 2 एग्जाम्पल्स आप उठा लीजिए, कोई भी 2 लाइनें उठा लीजिए, जिनको पढ़ के ये पता चले कि बिस्मिल्लाह खान भारत और बनारस को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। तो आप क्या आंसर करेंगे, बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडिया एंड बनारस वेरी मच, कि बिस्मिल्लाह खान भारत और जो है बनारस को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। व्हेन द पार्टीशन टुक प्लेस, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब पार्टीशन हुआ, ही डिड नॉट मूव टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान नहीं गए, मुसलमान थे लेकिन बनारस में ही रहे, ठीक है। ही इवन रिफ्यूज टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए, उन्होंने यूएसए के अंदर एक शहनाई स्कूल का प्रमुख बनने से भी इनकार कर दिया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये था आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, मज़ा आ गया होगा आपको इसको पढ़ने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।